जय हिंद बच्चों। जीव विज्ञान कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। इकाई 2 आनुवंशिकी एवं विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन का विकास, जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत और मानव का विकास। बच्चों, यदि हम सबके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर पहला जीव कैसे बना, मानव का विकास कैसे हुआ, इन सभी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए आज हम अध्ययन कर रहे हैं जैव विकास का। इसके अध्ययन से हमारे सारी जिज्ञासाओं की पूर्ति हो सकेगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एलियम नामक एक आदि पदार्थ से हुआ था। यह बहुत अत्यधिक तप्त, विशाल, सघन गैसीय बादल से बना हुआ एक पदार्थ था। इन गैसीय बादल के पदार्थों के टकराव के कारण एक अकल्पनीय महाविस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप आकाशगंगा एवं सितारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा तथा सितारों के निर्माण की इस परिकल्पना का नाम बिग बैंग परिकल्पना कहा जाता है। आज भी पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। यदि यूनिवर्स की उत्पत्ति की बात करें तो यूनिवर्स की उत्पत्ति आज से 20 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। पहले पृथ्वी एक बंजर उबलती हुई रॉक का एक टुकड़ा थी और उस समय किसी भी प्रकार की ओजोन परत नहीं थी। यदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखें तो इसके लिए बहुत सारी सिद्धांत दिए गए। यदि इसका ऐतिहासिक परिदृश्य देखें तो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया उसका नाम है विशिष्ट सृजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का सृजन एक सुपर नेचुरल पावर ने किया, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉड। इसके पश्चात दूसरा सिद्धांत आया, स्वतः जनन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति अजीवित पदार्थों से हुई। इसके समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो। पॉल हेलमंट ने इस संबंध में अपने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। इसके पश्चात जो तीसरा सिद्धांत आता है उसका नाम है जीवात जनन का सिद्धांत। सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति जीव से ही हो सकती है। इस सिद्धांत के पक्ष में जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है रेडी, लेज़रो, स्पेलेंजनी, लुई पाश्चर। इन सभी वैज्ञानिकों ने इसके पक्ष में अनेक प्रयोग किए। और चौथा सिद्धांत है पेनस्पर्मिया का सिद्धांत। इसके अनुसार अन्य ग्रह पर प्रतिरोधक बीजाणु बिखरे पड़े थे और ये बीजाणु किसी कारणवश पृथ्वी पर आ गए और पृथ्वी पर आने के पश्चात इन्हें जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिली, ये जो स्पोर पृथ्वी पर आए थे वो अंकुरित होकर जीव में परिवर्तित हो गए और इन स्पोर को नाम दिया कॉस्मोजोआ और इसी के नाम पर ये थ्योरी का नाम पड़ा पेनस्पर्मिया सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक संकल्पना या जीवन की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है, उस सर्वमान्य सिद्धांत का नाम है जैव रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर आई ऑपरेन तथा जीवीएस हार्लेन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति तत्वों से ही हुई है, लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया। ऑपरेन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 2 प्रकार से हुई है। एक है रासायनिक विकास और दूसरा है जैविक अथवा कार्बनिक विकास। रासायनिक विकास में ये देखा गया कि जो पृथ्वी थी पहले एकदम गर्म गैस के पिंड के रूप में थी और इसमें जो सबसे पहले स्वतंत्र परमाणु बने वो थे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद बने अकार्बनिक अणु, हाइड्रोजन, जल, अमोनिया, CO2 कि उस समय स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं थी। वायुमंडल पूरी तरह से कैसा था, अपचायक था। फिर अकार्बनिक अणु आपस में मिले तो क्या बने, प्रथम जैव अणु अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, ग्लूकोज। और उसके पश्चात बने द्वितीय जैव अणु प्रोटीन, RNA और पॉलीसेकेराइड। आज भी ये प्रयोग करें कि यदि किसी गर्म रॉक के ऊपर अमीनो अम्ल को बूंद बूंद करके डालेंगे तो अमीनो अम्ल के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। जैविक विकास की, तो जैविक विकास में ये देखा गया कि उस समय 2 प्रकार के
अणु बने। एक का नाम माइक्रोस्फीयर और दूसरा था कोसरबेट्स। माइक्रोस्फीयर शब्द का प्रयोग सिडनी फॉक्स ने किया। उन्होंने बताया कि यदि जल में प्रोटीन को घोल दिया जाए तो जल के बीचों बीच प्रोटीन एकत्रित हो जाता है, और जो बीच में जो प्रोटीन एकत्रित हुआ है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, माइक्रोस्फीयर्स। इसके पश्चात जो ऑपरेन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि यदि जल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों को घोला जाए तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो बीच में एकत्रित होकर एक विशेष रचना बना लेते हैं, उस विशेष रचना को हम कहते हैं कोसरबेट्स। और इस कोसरबेट पर यदि फास्फोलिपिड को गिरा दिया जाए तो इसके चारों ओर बन जाती है एक दोहरी लिपिड की भित्ति। इसके पश्चात आरएनए का निर्माण हुआ, और इस समय जो आरएनए बना था ये आरएनए आनुवंशिक गुण भी रखता था और एंजाइम का कार्य भी करता था। आरएनए के निर्माण के पश्चात हुआ विषमपोषियों का निर्माण, अर्थात ऐसे जीव बने जो कि दूसरों से भोजन लेते थे। उसके पश्चात निर्माण हुआ स्वयंपोषी अर्थात हरे पौधों का, जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और ये स्वयंपोषी अपना स्वयं भोजन बनाने लगे। जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो नेचुरल है क्या उत्पन्न हुई होगी, ऑक्सीजन। तो इसके पश्चात आई कौन सी क्रांति, ऑक्सीजन क्रांति। जैविक विकास के पक्ष में मिलर एवं यूरे ने अपना एक प्रयोग दिया। उन्होंने अपना जो सेटअप तैयार किया वो पूरा आदि पृथ्वी के समान निर्मित किया। जो हेराल्ड यूरे थे उनके निर्देशन में शिष्य स्टैनली मिलर ने पूरा जो सेटअप तैयार किया वो कैसा था, आदि पृथ्वी जैसा था। उन्होंने 2 फ्लास्क लिए। जो ऊपर का बड़ा फ्लास्क था उसमें उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ये इलेक्ट्रोड आदि पृथ्वी में जैसे विद्युत विसर्जन हुआ था उस तरह का कार्य करेगा। और नीचे का जो छोटा फ्लास्क है उसमें उन्होंने पानी लिया, और उस पानी में को उन्होंने नीचे से क्या किया, गर्म किया। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है, जो बड़ा फ्लास्क है उस फ्लास्क से वैक्यूम पंप द्वारा पूरी तरह से गैसेस निकाल ली गई, क्योंकि उस समय क्या नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। तो पूरा इस बड़े फ्लास्क में से पूरी क्या निकाल ली गई, वायु निकाल ली गई, अर्थात निर्वात वातावरण बना दिया। उसके पश्चात इसमें 3 गैसें ली गई, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, और इनका अनुपात लिया 2:1:2। इसके पश्चात इन्होंने यहाँ पर एक क्या लगाया, कंडेंसर। ये कंडेंसर इसलिए लगाया गया कि जब पानी यहाँ पर गर्म होगा, क्योंकि आदि पृथ्वी कैसी थी, उबलता हुआ पानी था। कैसी थी पृथ्वी, बहुत तप्त थी। नीचे का जो फ्लास्क है उन्होंने क्या किया, पानी गर्म किया। पानी गर्म करने से क्या हुआ, वाष्प बनी, और वाष्प कहाँ गई, ऊपर गई। अब वाष्प जब नीचे आएगी तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया गया, कंडेंसर। इसके कारण जो अंदर का जो द्रव है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके वो जो वाष्प है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। यह पूरा प्रयोग 18 दिन तक चला। बाद में हेराल्ड यूरे और स्टैनली मिलर ने पाया कि जो नीचे द्रव एकत्रित हो रहा है उसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल प्राप्त हुए हैं, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल, एलानिन और पॉलीसैकेराइड, इस तरह के बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुए। हम जैव विकास की बात करें तो जैव विकास क्या है, जैव विकास एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलती है, क्रमिक धीमे धीमे गति, और जब लंबे समय बाद हम देखते हैं तो एक सरल जीव से एक जटिल जीव का निर्माण हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के पक्ष में अनेक प्रमाण दिए गए। उनमें से पहला प्रमाण है जीवाश्मिकी से प्रमाण। यदि प्राचीन काल में कोई जीव मर गया, मृत हो गया, और वह कहाँ दब गया, भूमि के अंदर मिट्टी में दब गया, तो उसके जो कठोर भाग हैं जैसे कि दांत हैं, हड्डियां हैं, उनके चिन्ह बहुत समय तक भूमि में जब दबे रहते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं, जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। तो जीवाश्म क्या है, जीवों के अवशेष जो भूमि एवं चट्टानों में अंकित चिन्ह को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्म में एक जीवाश्म प्राप्त किया गया आर्कियोपटेरिक्स का। इसमें 2 जीवों के लक्षण हैं, एक तो सरीसृप के और दूसरे पक्षी के। यदि हम इस पक्षी को देखें तो इस पक्षी की जो चोंच है वो किससे समानता रखती है, पक्षी से, और इस चोंच में दांत हैं। ये दांत किस में पाए जाते हैं, सरीसृप में। इसी तरह इस पक्षी को हम देखें तो इसमें क्या है, पंख। पंख किसका लक्षण है, पक्षी का।
पंख के ऊपर क्लॉ नाखून होना एक किसका लक्षण है? सरीसृप का। तो ऐसे जीव जिसमें दो जीव जातियों के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजी कड़ियाँ कहते हैं। चूँकि आर्कियोपटेरिक्स कैसा है? मृत संयोजी कड़ी है। यदि ये जीवित होता तो इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजी कड़ी कहते हैं। लेकिन आर्कियोपटेरिक्स कैसा है? मृत है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिसिंग लिंक कहते हैं। और इस प्रमाण से ये स्पष्ट होता है कि रेप्टाइल से किसका विकास हुआ है? पक्षी का विकास हुआ है। अब यदि हम जियोलॉजिकल टाइमलाइन की बात करें तो बच्चों पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 6 कल्प में बांटा गया है। जिस तरह से कि हम वर्ष को महीनों में बांटते हैं उसी तरह से पूरे महाकल्प को किस में बांटा गया है? कल्प में बांटा गया है। महाकल्प कितने हैं? 6 हैं। सबसे पहला है सीनोजोइक, फिर है मीसोजोइक, फिर है पैलियोजोइक, फिर है प्रोटीरोजोइक, फिर है आर्कियोजोइक और लास्ट में है अजोइक। जो सीनोजोइक महाकल्प है आधुनिक काल है, इस समय मानव का विकास हुआ है। यदि मीसोजोइक कल्प की बात की जाए तो इस कल्प को हम बोलते हैं रेप्टाइल्स का युग। उस समय सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में क्या थे? रेप्टाइल्स थे, क्योंकि रेप्टाइल सबसे ज़्यादा किस समय चरम सीमा पे उपलब्ध थे? वो था जुरैसिक कल्प। इसके बाद यदि हम पैलियोजोइक महाकल्प देखें, इसका जो कार्बोनिफेरस कल्प है, इस कल्प में उभयचर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, अर्थात कार्बोनिफेरस कल्प को हम उभयचर का युग भी कहते हैं। और इसका जो डिवोनियन कल्प है, इस कल्प में क्या पाए जाते हैं? मछलियाँ पाई जाती हैं। और जो प्रोटीरोजोइक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटोजोआ। और जो आर्कियोजोइक है, इस समय प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। और अजोइक में सिर्फ क्या थी? पृथ्वी थी, उस पर किसी प्रकार का जीवन नहीं था। यदि हम तुलनात्मक आकार की एवं शारीरिकी के प्रमाण देखें तो इसके द्वारा भी हमें जैव विकास के अनेक प्रमाण मिलते हैं। ह्यूमन की जो हाथ होता है, ह्यूमन के हाथ में कितनी बोन्स होती हैं? सबसे ऊपर होती है ह्यूमरस, यहाँ पर होती है रेडियो अल्ला, ये होता है कार्पल और ये है मेटाकार्पल और ये है अंगुली अस्थियाँ। सारे जो ह्यूमन हैं, कैट है और बैट है और हॉर्स है, इनके सभी के जो अग्रपाद हैं उनका विकास किससे हुआ है? जो एंसेस्टर हैं, इनके जो पूर्वज हैं, सबके क्या हैं? समान हैं। भले इनके कार भिन्न हैं, लेकिन इनकी जो मौलिक रचना है और इनके जो जिनसे इनका उद्भव हुआ है, यह इनके पूर्वज कैसे हैं? समान हैं। इस कारण यदि हम इनकी आंतरिक संरचना देखें तो इन सब की आंतरिक संरचना कैसी है? समान है। जबकि ह्यूमन के जो मानव है उसके हाथ का कार अलग है, बिल्ली के अग्रपाद का कार अलग है, बैट ने अग्रपाद को किस में परिवर्तित कर लिया? पंख में। और हॉर्स के अग्रपाद का कार्य अलग है। तो ऐसे जीव जिनका विकास एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। और इस प्रकार के विकास को हम क्या बोलते हैं? अपसारी विकास। समवर्ती अंग की अर्थात एनालॉगस। एनालॉगस जो जीव होते हैं उनकी संरचना तो कैसी होती है? भिन्न होती है, लेकिन कार्य कैसे होते हैं? इनके समान होते हैं। आपने देखा होगा कि तितली के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, ये सब कार्य क्या कर रहे हैं? उड़ने का कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो उत्पत्ति है, इनके जो एंसेस्टर हैं, वो सब कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो इस तरह के विकास को हम क्या कहते हैं? अभिसारी विकास। इसी तरह यदि हम पौधों में देखें तो पौधों में आलू और शकरकंद दोनों का कार्य एक सा है, दोनों का कार्य है भोजन का संग्रह करना। लेकिन देखें तो आलू क्या है? तना है और शकरकंद क्या है? जड़ है। ऐसे अंग जिनका पहले उपयोग था लेकिन अब हमारे लिए उसका उपयोग नहीं है, तो ये अंग अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में इनका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे अंगों को हम कहते हैं अवशेषी अंग, जैसे कि पुच्छ कशोर का, शरीर पर बालों का पाया जाना, कान पर पेशियों का पाया जाना, ये सब अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। अनुकूली विकिरण जिसे हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन गैलापैगोस महाद्वीप पर गए और उन्होंने वहाँ पर देखा कि कुछ विशेष प्रकार की चिड़ियाँ उपस्थित हैं। उन्होंने देखा कि जो इस द्वीप पर जो बीच में जो चिड़ियाँ हैं वो क्या खाती हैं? सीड खाती हैं, मतलब बीज खाती हैं। और इन चिड़ियों की जो चोंच है उनकी संरचना अलग अलग है। अब उन्होंने देखा कि इसी महाद्वीप के एक भाग में
कैक्टस लगा हुआ था। तो कुछ चिड़ियाँ जिनकी चोंच उस कैक्टस खाने लायक थी, वहाँ पर कुछ चिड़ियाँ गईं। तो 50 करीब चिड़ियाँ थी, लेकिन सिर्फ 5 चिड़ियों ने वहाँ पर जाकर कैक्टस खाया और वहीं पर वो रुकी रहीं। जो 45 थी वो वापस आ गईं। अब जो 5 चिड़ियाँ वहाँ पर रुकी, उन्होंने वहीं पर रुककर मैटिंग भी की, तो उनसे नई संतति उत्पन्न हुई, और नई संतति उत्पन्न हुई तो इस प्रकार से वहाँ पर एक नई स्पीसीज का निर्माण हो गया। इसी प्रकार गैलापैगोस द्वीप समूह पर उन्होंने देखा कि एक तरफ इंसेक्ट खाने वाली जो चिड़ियाँ हैं वो गईं, तो उनमें से 5-6 चिड़ियों ने ही वहाँ पर इंसेक्ट खाया, क्योंकि जो उनकी चोंच की जो डिज़ाइन थी सारी चिड़ियों में इंसेक्ट खाने लायक नहीं थी। तो डार्विन ने देखा विभिन्न प्रकार के फिंचेज की स्पीसीज देखने को मिलती है कि एक स्थान विशेष की भौगोलिक भाग में विभिन्न जातियों का विकास एक स्थान से आरंभ होकर अन्य भूभौगोलिक भागों तक फैल जाने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। यह एक प्रकार का अपसारी विकास भी है। अपसारी क्यों है? क्योंकि बीच में कौन सी चिड़िया थी? सिर्फ बीज खाने वाली थी, और धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की चिड़ियों का विकास होता गया। विकास के सिद्धांत की तो जो पहला विकास का सिद्धांत दिया 1801 में, वह दिया लैमार्क ने। इस सिद्धांत को हम कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होता है, व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। जब व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो वह उस अनुसार अपने अंगों का उपयोग और अनुपयोग करता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया जिराफ का। उन्होंने बताया कि जो जिराफ था वहाँ पर, तो वहाँ की जब नीचे की घास धीरे धीरे समाप्त हो गई तो वह ऊपर की पत्तियाँ खाने लगा, और जब धीरे धीरे पत्तियाँ, छोटे छोटे पत्तियों वाले प्लांट समाप्त हो गए तो ऊपर की खाने लगा। तो उसकी जैसी जैसी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, वह अपने अंगों का उपयोग किया। तो उसने यहाँ पर किन अंगों का उपयोग किया? अपनी गर्दन का उपयोग किया और आगे के 2 पैर का उपयोग किया। अब जब उसने लगातार ये किया तो उसके अंदर एक विशेष लक्षण आ गए, और इन विशेष लक्षणों का नाम दिया उपार्जित लक्षण। तो लैमार्क का ये कहना था कि ये उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और जाने के पश्चात एक नई जाति की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया और बताया कि चूँकि यह जो लक्षण है वो उपार्जित हैं, ग्रहण किए गए हैं, कोई जेनेटिक लक्षण नहीं है, इस कारण इस सिद्धांत को अमान्य घोषित किया गया। इसके पश्चात आया डार्विन का सिद्धांत। उन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है डार्विनवाद या डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद। डार्विन का ये कहना था कि हर जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, बहुत तीव्र गति से संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। यदि हम स्टारफिश को देखें तो स्टारफिश एक बार में 1 लाख से ज़्यादा अंडे देती है, और यदि इसके इतने सारे स्टारफिश के जो संतति है 1 लाख यदि जीवित रहेंगे तो किसी को रहने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। लेकिन चूँकि उनके लिए जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वह पूरी नहीं होती हैं, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता। और यह जीवन संघर्ष 3 प्रकार से होता है। एक होता है अंतःजाति, मतलब जाति के लोगों के बीच में ही। दूसरा होता है अंतर्जातीय, मतलब दूसरी जाति के लोगों के बीच। और तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष, ठंड हो जाए, ज़्यादा तेज़ धूप हो जाए, इन सब से जब संघर्ष होता है और इस संघर्ष में जो भी जीव जीवित रह पाता है वह प्रकृति द्वारा उसका क्या कर लिया जाता है? वर्ण कर लिया जाता है, उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। इसे ही कहते हैं समर्थ का जीवत्व। और जब वह प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होता है उसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाती हैं, और इन विभिन्नताओं के कारण एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। लैमार्क और डार्विन दोनों ने ही जिराफ के उदाहरण को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया। लैमार्क का ये कहना था कि जब वातावरण में परिवर्तन हुआ तो उनने अंगों का ज़्यादा उपयोग किया, इस कारण उसकी गर्दन लंबी हो गई और आगे के पैर लंबे हो गए। लेकिन डार्विन का ये कहना था कि जो जिराफ की जो विभिन्न जातियाँ थी उनमें कुछ जिराफ की गर्दन कैसी थी? लंबी थी, और कुछ की क्या थी? छोटी थी। तो जब नीचे की घास समाप्त हो गई तो जो थोड़ी लंबी गर्दन वाले जो जीव थे उन्होंने पत्तियां खाना शुरू कर दी।
अब चूंकि जो छोटी गर्दन वाले थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो डार्विन का ये कहना था कि जिराफ की लंबाई में भी क्या थी, भिन्नता थी, और इस भिन्नता के कारण जो थोड़ी सी लंबी गर्दन वाले थे उन्होंने क्या किया, ऊंची वृक्षों वाली पत्तियां खाईं, और जो छोटे गर्दन वाले जिराफ थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे उन्होंने आपस में मैटिंग की, और उनसे, चूंकि ये कैसा लक्षण था, जेनेटिक लक्षण था, उनकी जो गर्दन थी वो कैसी थी, आनुवंशिक रूप से कैसी थी, लंबी थी। तो उनने जब मैटिंग की और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई तो वो भी कैसी थी, लंबी थी। तो इस तरह से लंबी गर्दन वाले जिराफ की उत्पत्ति हुई। अब बच्चों चर्चा करते हैं हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत। हार्डी वीनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पॉपुलेशन क्या है, किसी स्थान विशेष पर रहने वाले जीवों का ऐसा समूह जिनके सदस्यों में क्या होता हो, इंटरब्रीडिंग होती हो, लैंगिक जनन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। और किसी पॉपुलेशन में उपस्थित सभी जीन और उनके एलील को कहते हैं जीन पूल। एलील क्या होता है, एक ही गुण के दो विपरीत रूप। जैसे कि मेंडल ने लंबेपन के लिए कितने रूप लिए, दो, लंबा पौधा और बौना पौधा। तो हार्डी वीनबर्ग का जो सिद्धांत है वह बृहत जनसंख्या पर लागू होता है, छोटी जनसंख्या पर यह सिद्धांत नहीं लागू होता है। यदि हम इसको एक छोटे से काल्पनिक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें तो आप देखिए कि यहाँ पर 10 पौधे हैं, इनमें से 4 जो पौधे हैं वो कैसे हैं, होमोजाइगस, टॉल, लंबे हैं, और 4 कैसे हैं, हेट्रोजाइगस, लंबे, और 2 कैसे हैं, होमोजाइगस, अप्रभावी, बौने। यदि हम यहाँ पर एलीलिक फ्रीक्वेंसी को निकालें, लंबे पौधे अर्थात टी कितनी है, यहाँ पर 12 हैं, और स्मॉल टी कितनी है, 8 हैं। तो देखें तो टी कितनी है, यदि टी बराबर 12 है, एलील टोटल कितने हैं, 20 हैं, तो कितना आएगा, टी बराबर 0.6। और यदि स्मॉल टी में देखें तो स्मॉल टी कितनी है, अप्रभावी एलील कितने हैं, 8 हैं, तो ये स्मॉल टी बराबर कितना आएगा, 0.4। यहाँ पर यदि हम टी की आवृत्ति को माने पी, स्मॉल टी की आवृत्ति को क्या माने, क्यू माने, तो कुल जीन आवृत्ति होगी p प्लस क्यू बराबर 1, और जीनोटाइप आवृत्ति होगी 0.6 धन 0.4 बराबर 1। हम इसको एक उदाहरण द्वारा और भी समझ सकते हैं। यदि 2 हेट्रोजाइगस लंबे पौधों के बीच में संकरण कराया जाए तो उनसे जो संतति उत्पन्न होगी तो यहाँ पर कैसी होगी, होमोजाइगस लंबे पौधे, हेट्रोजाइगस लंबे पौधे और होमोजाइगस बौने पौधे। तो यहाँ पर चूंकि हमने पहले बताया कि टी बराबर हमने कितनी मानी है आवृत्ति p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p²। टी कितने हैं, 2 बार आया है। होमोजाइगस लंबे पौधे कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं। हेट्रोजाइगस कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2pq। और अप्रभावी बौने पौधे अर्थात स्मॉल टी कितने बार आई है, 2। तो हम पहले बता चुके कि स्मॉल टी बराबर आवृत्ति कितनी होगी, q। तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा p² प्लस 2pq प्लस q² बराबर 1। अब यदि हम हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत की बात करें तो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत के अनुसार एक जनसंख्या में एलीलिक आवृत्तियाँ, मतलब एलीलिक फ्रीक्वेंसियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यदि स्थिर रहती हैं तो इसे हम कहते हैं हार्डी वीनबर्ग का साम अवस्था सिद्धांत। हार्डी वीनबर्ग का ये कहना है कि यदि किसी एक स्थान विशेष पर रहने वाली जनसंख्या में जितने एलील आज हैं उतने ही एलीलों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहे तो वहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम करेगा, हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत कार्य करेगा। हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत हमेशा बड़ी जनसंख्या पर ही कार्य करता है। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह है जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवंशिक पुनर्योजन, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। यदि ये 5 फैक्टर नहीं रहेंगे तो वहाँ पर हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत कार्य करेगा। यदि हम मानव उद्भव और विकास की बात करें तो 15 मिलियन वर्ष पहले रामपिथिकस तथा ड्रायोपिथिकस नाम के 2 बानर थे। ड्रायोपिथिकस से क्या बने, बंदर बने, और रामापिथिकस से बने ऑरिस्ट्रोलोपिथेसिन, ये आदि मानव थे। और फिर इनसे बने होमो एविलिस जो मानव जैसे थे, और फिर इनसे विकास हुआ होमो इरेक्टस का, ये मांसाहारी थे।
और इनसे विकास हुआ होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, जो कि आग का उपयोग करते थे और शिकार के लिए औजार बनाते थे। आधुनिक मानव होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, इसका विकास हुआ और होमो सैपियंस फॉसिलिस पूर्णतः सीधा होकर चलता था। जो आज का जो वर्तमान मानव है उसका नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। इस तरह से मानव का विकास हुआ। अब इसमें जो मुख्य प्रश्न है वह है मिलर एवं यूरे के प्रयोग द्वारा जीव रासायनिक बात को समझाइए। समजातता को अपसारी विकास क्यों कहते हैं? समवर्तिता को अभिसारी विकास क्यों कहते हैं? आर्कियोपटेरेंस को मिसिंग लिंक क्यों कहते हैं? क्या हम मानव विकास को अनुकूलीकरण कह सकते हैं? उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत को समझाइए। प्राकृतिक चयनवाद को समझाइए। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। मुझे आशा है बच्चों कि आपको जैव विकास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।